हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एचपी टेट के केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का, यानी अम्ल, क्षारक और लवण का। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की, यानी अम्ल की। तो जो एसिड होते हैं वो स्वाद यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं। अब आपने कर्ड यानी दही को तो टेस्ट किया होगा, तो आपको पता है कि इसका टेस्ट खट्टा होता है। तो इसका टेस्ट इसलिए खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है। तो जो आपका लेमन जूस, ऑरेंज और विनेगर है, ये सभी खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें एसिड पाए जाते हैं। इसी के साथ जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस के कलर को रेड में चेंज कर देते हैं, मतलब कि ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। अब हम कुछ एसिड्स के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कि वो किस में पाए जाते हैं। तो जो आपका एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है, और जो फॉर्मिक एसिड है वो एंटस्टिंग यानी चिंटी के डंक में पाया जाता है, और जो सिट्रिक एसिड है वो सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन में पाया जाता है, और जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड, स्पिनच और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, और जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो आंवला में पाया जाता है। इसी के साथ जो टार्टरिक एसिड है वो टैमरिंड, ग्रेप्स और कच्चे आम में पाया जाता है। ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस बार के टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पिनच है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जो आपका स्पिनच है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है कि किस चीज़ में कौन सा एसिड होता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं बेसिस की, यानी क्षारक की। तो जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे होते हैं, और यदि आप इसके सॉल्यूशन को अपनी उंगलियों के बीच रब करते हो, उसे रगड़ते हो, तो ये साबुन की तरह फील होते हैं, मतलब कि थोड़े चिकने जैसे महसूस होते हैं। और ये जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस के रंग को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और ये जो लिटमस है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। अब हम कुछ बेसिस के बारे में जान लेते हैं और जान लेते हैं कि वो किस में पाए जाते हैं। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम वाटर में, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो विंडो क्लीनर में, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप में, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर की, यानी सूचक की। तो जो इंडिकेटर होते हैं ये कुछ स्पेशल तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल यह चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मतलब कि यदि हमें यह जानना हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो यह जानने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसे इंडिकेटर यानी सूचक कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की, यानी प्राकृतिक सूचक की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है नेचुरल, मतलब कि ये नेचर से प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपका टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गया, और कुछ फूल जैसे हाइड्रेंजा, पेटूनिया, जेरेनियम, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं ये भी इंडिकेटर का काम करती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं ये लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब कि इन्हें बनाया जाता है। इसमें आपका फिनॉल फतेलिन और मिथाइल ऑरेंज आ जाते हैं। जो फिनॉल फतेलिन है, जब एसिड को इसमें डाला जाता है तो यह कलरलेस रहता है, और जब बेस में इसको मिलाया जाता है तो यह पिंक कलर का हो जाता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है, जब इसे एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो यह रेड कलर ले लेता है, और यदि इसे बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो यह येलो कलर ले लेता है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं लिटमस की। तो जो लिटमस है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला एक नेचुरल इंडिकेटर है,
और इसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो लिटमस होता है यह पर्पल कलर का होता है और ज़्यादातर यह लिटमस पत्थर की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड और ब्लू लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता है उसे न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना ओडोर चेंज करते हैं, मतलब कि गंध चेंज करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की। मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब एक नया पदार्थ बनता है जिसे कि सॉल्ट यानी लवण कहा जाता है और इसके साथ हमें वाटर भी मिलता है। तो मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है और इसी के साथ हीट भी इवॉल्व होती है। और ये जो रिएक्शन है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब ये हमें सॉल्ट और वाटर यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर देता है। तो मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं और ये जो रिएक्शन होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन कर देते हैं। तो चलिए अब हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनडाइजेशन की यानी अपाचन की। हमें पता है कि हमारा जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और ये जो एसिड होता है यह फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन यदि स्टमक में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और इस इंडाइजेशन से राहत पाने के लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे लिया जाता है जो कि एक्सेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब कि उसके इफेक्ट को उदासीन कर देता है और हमें इंडाइजेशन से राहत मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आंट बाइट की यानी चींटी के डंक की। तो हमें पता है कि जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और यदि हम इस पे बेकिंग सोडा या फिर कैलेमन सॉल्यूशन को रब करते हैं तो ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। यदि जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसमें क्विक लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम जैसे बेसिस को ऐड किया जाता है ताकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। यदि जो सॉइल है वो ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाता है जो कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, मतलब कि जो मेटल है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब क्या होता है। तो जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। तो जैसे जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। सिमिलरली जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो मतलब कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड
मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब कि जब मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर जो बात याद रखना ज़रूरी है वो ये है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जब एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है यह अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए यह वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। तो जब एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उससे जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करने का, इसे डाइल्यूशन कहा जाता है। और ऐसे एसिड या बेस को जिसे कि वाटर के साथ मिक्स किया जाता है उसे डाइल्यूटेड कहा जाता है। और ये जो एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का अर्थ है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। इसलिए जब भी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो एसिड को वाटर में धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ ऐड किया जाता है। यदि हम वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड करते हैं तो इससे मिक्सचर हीट जनरेट करेगा और जिससे कि कंटेनर टूट सकता है और जल सकते हैं, मतलब कि कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं उन्हें वाटर में धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो आज हमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में जाना। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब हमें एक नया पदार्थ मिलता है जिसे कि सॉल्ट कहा जाता है। और ये जो एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप कि आपको एसिड, बेस और सॉल्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।